हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक, ये सब क्या होता है पढ़ लिया है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल, हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ एटम्स, दो या दो से अधिक एटम या एक ही एटम खुद से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक। तो अब इनका मास क्या होता है? क्योंकि ये सब क्या है, बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इंडिविजुअली हर एक एटम या मॉलिक्यूल को मेज़र करना, ठीक है, उसको वे करना कि इसका मास कितना है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए इसका मास, एटम और मॉलिक्यूल का मास, हम रिलेटिव मास के टर्म में पढ़ते हैं, यानी किसी से हम उसको रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया। अगर हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट मान लिया गया, ठीक, हम सपोज करते हैं, तो अब सबका तो मास कैलकुलेट करना पॉसिबल है नहीं, तो हाइड्रोजन से ही रिलेट करके ऑक्सीजन का मास, कार्बन का, नाइट्रोजन का, इन सबको स्टडी किया जाता था। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, ठीक। बट 1961 में जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने क्या कहा कि जो हम पहले हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को रेफरेंस माना जाता था और उसी से रिलेट करके बाकी का जो मास था उसको कैलकुलेट किया जाता था। 1961 में IUPAC ने क्या कहा कि हम कार्बन 12 को लेंगे, ठीक। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, C12, C13, C14, जिसमें कार्बन 12 नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 98% मिलता है नेचर में। तो इसको रेफरेंस मान के बाकी सभी का हम क्या करेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक। और इसी को उन्होंने, जो U होता था, AMU, जब हम मेजर करते थे तो AMU लिखते थे, ठीक। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता था, इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़े रहे होंगे। और एटॉमिक मास यूनिट की जगह उन्होंने क्या यूज किया, U। उन्होंने कहा कि क्या लिखा जाएगा, AMU की जगह, यानी अगर हम पहले लिखते तो क्या लिखते, तो हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 AMU, ठीक। मान लो नाइट्रोजन का हो गया कितना है, 14 AMU, ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का हम क्या लिखते थे, 16 AMU। इन्होंने क्या कहा, AMU की जगह हम क्या यूज करेंगे, U यानी क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे, 1U, 1 यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन का हो गया 14U, ऑक्सीजन का हो गया 16U, ठीक। तो ये U यानी क्या हम लिखेंगे, यूनिफाइड मास। ये किसने कहा, IUPAC ने ये जो है कहा इस तरीके से स्टडी करने को। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो थी, इसका डेफिनेशन क्या था? अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, इन्होंने कार्बन को रेफरेंस माना था, ठीक। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, 1 AMU या फिर 1U इक्वल टू क्या होगा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन में भी कार्बन 12, यानी जो इसका 1/12 होगा वही क्या होगा, 1 यूनिट होगा या 1 यूनिफाइड मास होगा। और इसी को रिलेटिव टर्म मान के, इसी से रिलेटेड जो भी एटम्स थे सभी का कैलकुलेट किया जाने लगा। 1961 के बाद कार्बन को रेफरेंस मान के, कार्बन 12 को रेफरेंस मान के सभी एलिमेंट्स का जो मास, जो नॉन एलिमेंट थे, उसको कैलकुलेट किया जाने लगा। तो इस तरीके से बहुत से एटम्स के मास कैलकुलेट किए गए, जैसे एल्युमिनियम का 27 हुआ, एंटीमनी 121.8, आर्सेनिक का 74.9, ठीक।
तो इस तरीके से जो है कुछ और हम डेफिनेशन देख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो इस तरीके से एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसका क्या डेफिनेशन हुआ? एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरीके से जो 1 AMU है उसकी वैल्यू क्या आई? 1.6056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरीके से कार्बन 12 एटम को रिलेट करके एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया। तो एटॉमिक मास में हाइड्रोजन का जैसे हमें 1 यूनिट मिला, 1 यूनिफाइड मास, ठीक। हीलियम 4 यूनिफाइड मास, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक। तो सभी का मास मिला। ये सब क्या है? एटॉमिक मास। ये सभी क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, अगर H2O का हमें कैलकुलेट करना हुआ तो H का हमें पता है कितना होता है? 1 यूनिट। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 × 2 प्लस O का कितना है? 16 = 18, यानी H2O मॉलिक्यूल का क्या हो गया? 18। तो ये आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ा है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास से हम मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। आई थिंक ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 9 में आप लोग ने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना पड़ा है, ठीक। अब हम क्या देखेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पढ़ा है, एक बार उसको भी हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक। मोल क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है 1 डजन। 1 डजन में क्या होता है? 12 पीस। 1 डजन का मतलब 12 पीसेस। अगर हम कहते हैं कोई चीज़ हमें 1 दर्जन दो, ठीक, 1 डजन। 1 डजन अगर बनाना हो गया तो इसका मतलब 1 डजन बनाना, तो इसका मतलब 12 पीसेस ऑफ बनाना, ठीक। 1 डजन अगर एप्पल हो गया तो यानी 12 एप्पल, ठीक। या 1 डजन अगर ग्रेप्स हो गया तो 12 ग्रेप्स, ठीक। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अगर इसमें एक चीज़ पूछा जाए, एक क्वेश्चन, क्या 1 डजन बनाना, 1 डजन एप्पल और 1 डजन ग्रेप्स, तीनों को अगर हम वे करेंगे, वजन करेंगे, तो क्या तीनों के मासेस सेम आएंगे? नहीं। तीनों के मासेस क्या सेम आएंगे? नहीं। तीनों के मास क्या आएंगे? डिफरेंट, अलग अलग आएंगे, ठीक। यानी ये डजन हमें क्या बता रहा है? डजन को मास से लेना देना नहीं है। डजन को मास से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे है? 12। यानी नंबर ऑफ पीस कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। मास कुछ भी हो, ठीक। ग्रेप्स छोटा होता है तो उसका मास क्या होगा? कम होगा। एप्पल थोड़ा साइज में बड़ा होता है, उसका मास ज़्यादा होगा। अगर एप्पल की जगह हम और कुछ ले रहे हैं, वाटरमेलन वगैरह ले रहे हैं 1 डजन, तो उसका मास काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक। इसी तरीके से 1 मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल क्या है? जिस तरीके से मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी। उसी तरीके से मोल किसकी यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिक यूनिट्स में हम पढ़े हैं, बेसिक यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं कि अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसको मोल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? यानी अगर हमने कहा हमारे पास 1 मोल आयन है, आयन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल या फिर कोई और भी सब्सटेंस हो, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल आयन है, ठीक है, 1 मोल आयन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितने आयन हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स हैं, ठीक। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास 1 मोल एटम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कितने एटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। अगर हमने कहा हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल है,
तो इसका क्या मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक, मास कुछ भी हो सकता है। ठीक, जिस तरीके से मास, इसमें मास से कोई मतलब नहीं है। ठीक, मतलब हमें किससे है, 1 मोल अगर है तो 6.022 इंटू 10⁻23 होने चाहिए आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हो, उतने पार्टिकल्स होने चाहिए। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होने चाहिए। मास कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे मास डिफरेंट हो सकता था, यहाँ पे भी मास डिफरेंट हो सकता है। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अगर हमने कहा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन के एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने कहा 1 मोल ऑफ वाटर H2O, तो इसका क्या मतलब, हमारे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O। ठीक, इतने मॉलिक्यूल हैं वाटर के। ठीक, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, इसमें एक चीज़ हम बताए थे कि हमें इस वैल्यू से मतलब है, इससे मास डिफरेंट हो सकता है। हाइड्रोजन एटम अगर है, इसके इतने पार्टिकल्स हैं, वहीं वाटर का मॉलिक्यूल्स है। वाटर मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक, और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ 1 हाइड्रोजन का एटम है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम के कितने हैं, ज़्यादा हैं। ठीक, इसके मुताबिक हाइड्रोजन के एटम जितने एक में होंगे उतने ही इसमें होंगे। H और O ये ज़्यादा है, यानी इसका मास जो है ज़्यादा होगा। इतने पार्टिकल्स, अगर हम H2O क्या 1 मोल लेते हैं और 1 मोल हाइड्रोजन एटम लेते हैं, तो मास इसका ज़्यादा होगा। ठीक, तो मास इसमें हमें नहीं कंसिडर करना है। ठीक, मास को हम इसके बाद समझेंगे कि मास किस तरीके से इससे रिलेटेड होता है, मोल से रिलेटेड होता है। ठीक, तो ये इतना आपको समझ में आ चुका है। ये जो है मोल का डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रो जो है साइंटिस्ट थे। ठीक है, Na, ठीक, Na से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस नंबर को Na यानी एवोगाड्रो नंबर। इस नंबर से इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 1 मोल और जो है ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक, तो 1 मोल ऑफ एटम, ठीक, 1 मोल ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर कोई सब्सटेंस कुछ भी हो, ये इक्वल टू किसके है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ग्राम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फिर आयन जो भी हो, मास ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड या फिर जो भी हो। ठीक, यानी 1 मोल ऑफ अगर एटम है, पार्टिकल्स कितने होंगे, ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन
का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका मॉलिक्यूलर मास? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2 = 44। ठीक, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, अब इस पार्टिकल को हम काउंट करके तो नहीं ले सकते, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स को हम इतने पार्टिकल्स काउंट करके तो नहीं ले सकते कि इतने पार्टिकल्स हमने काउंट करके ले लिए और हमने कह दिया ये 1 मोल हो गया। फिर हम इसको कैसे लेंगे? फिर हम इसको वजन करके लेंगे, मास लेंगे। तो अब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, तो उसका मास कितना होगा? उसका मास कितना होगा? 44 ग्राम। कितना होगा? 44 ग्राम। ठीक, तो ये 44 ग्राम किस तरीके से आया? ठीक, तो इसीलिए ये क्या है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास क्या है? मोल से रिलेटेड है। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मोल से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। इसका मतलब कि अगर हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो 1 मोल होगा। ठीक, वहीं अगर हम H2O लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं या अमोनिया लेते हैं, ठीक, कोई भी अगर हम कंपाउंड लेते हैं तो इस कंपाउंड में ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। जो इनका मॉलिक्यूलर मास होगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 18 आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का हम करें तो कितना आएगा? 12 + 16 कितना आएगा? 16, 6 to 8 to 28। NH3 के करें तो कितना आएगा? 14 + 3 17। ठीक, यानी अगर हमें कहा गया कि 1 मोल ऑफ वाटर लो, तो हम 18 ग्राम जो इसका मॉलिक्यूलर मास है उतना ग्राम वाटर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 मोल। अगर हमें बोला गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लो, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जो भी आएगा उतना ग्राम हम ले लेंगे, वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हमें बोला गया कि 1 मोल अमोनिया लो, 1 मोल अमोनिया लो, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 17। तो 17 ग्राम हम अमोनिया लेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो 1 मोल अमोनिया हो जाएगा। ठीक, तो जो जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक, उसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वही 1 मोल हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जो जिसका एटॉमिक मास होता है उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या हो जाता है? वो उसका मोल हो जाता है, वही उसका 1 मोल हो जाता है। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का मास कितना होगा? हाइड्रोजन एटम में हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एटम 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो ये कितना हो गया? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक, कार्बन है, कार्बन का नंबर कितना है? 12। ठीक, अगर हमने 12 ग्राम कार्बन लिया तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हो गया। ठीक, ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन हमने लिया तो 16 ग्राम यानी कितना हो गया? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, नाइट्रोजन, अगर हमने नाइट्रोजन का नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 14 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन लेते हैं तो कितना हो गया? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक, तो ये टर्म कैसे आया? इसी को ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और ये इसी टर्म में रिलेट है। यानी जिस एटम का जो एटॉमिक मास होगा उस एटॉमिक मास को हम ग्राम में लेंगे, वो इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम होगा। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम ग्राम के टर्म में लेंगे, वही 1 मोल उस मॉलिक्यूल का होगा। ठीक, तो ये ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें बोला गया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम हम कैसे लेंगे? कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक, एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में इतने पार्टिकल्स होंगे। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। तो जब हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन एटम 1 मोल हो जाएगा और उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अब ये 12 ग्राम हमें कैसे पता है कि 12 ग्राम में ही होगा? ठीक, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मास। कार्बन में हमने पढ़ा है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 और 12 इसका एटॉमिक मास होता है। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको
जेड से, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमें पता है कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, और हमें यह भी पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। ठीक, तो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक, अगर दोनों का मास बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर 1 कार्बन एटम है तो इसमें 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, इसके बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास हम नहीं काउंट करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, अगर इसको हम kg में कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻27 kg। ठीक, यानी -27 -31 काफ़ी डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है इसका -27 kg आ रहा है, इसका -31 kg, बहुत कम है। तो प्रोटॉन के सामने इसका मास क्या है? नेग्लिजिबल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को जब किसी भी एटम का मास हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका मास क्या है? बहुत कम है। किसका मास हम लेते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? कुल 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन, टोटल 12 हो गए। और 12 एक का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो 12 का मास कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम ले रहे हैं, मान लो हम 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम होंगे कार्बन के। ठीक, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अच्छे से लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक, कार्बन के इतने पार्टिकल्स, इतने एटम्स हैं। 1 मोल में कार्बन के इतने एटम हैं, यहाँ से हमने देखा। ठीक, और एक एटम में 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिला के 12 हैं, तो 12 इंटू इतना मास। ठीक, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? इसको और इसको 24 तो इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना? 12 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻1 आ रहा है, यानी हम उसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.167 इंटू 6.022। ठीक, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलेगा। ठीक, यानी क्या आ गया? 12 इंटू 1 इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक, ये ग्राम में टर्म है। ठीक, तो अब हमें क्या मिला? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना मिल रहा है हमें? 12 ग्राम। ठीक, जब इसी नंबर को यूज करके हमने कार्बन का निकाला तो कितना मास आया? 12 ग्राम। तो इससे इसीलिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो जो कार्बन का एटॉमिक मास है 12, उसी में हम ग्राम ऐड कर देते हैं, वही क्या हो जाता है? वही उसका 1 मोल हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से जितने भी हमने कैलकुलेट किए। ठीक, मान लो हम H2O लेते हैं, H2O में भी सेम वही कहानी होगी, 18 ग्राम, यहाँ पे सिर्फ 18 आ जाएगा, बाकी यही प्रोसेस रहेगा। 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O में 18, फिर लास्ट में यहाँ के आंसर मिल जाएगा हमें 18 ग्राम। ठीक, 18। ठीक, तो यानी 1 मोल ऑफ H2O में कितने हुए? 18 ग्राम हुए। ठीक, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है वही उसका
1 मोल भी होता है, जो जिसका एटॉमिक मास होता है उसी में हम ग्राम ऐड कर दें वही उसका 1 मोल होता है। ठीक, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। बाकी हम जो लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।